हेलो एवरीवन, संपूर्ण उत्तर प्रदेश रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के यहाँ पे खनिज, परिवहन और संचार को लेकर के। देखा जाए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसके लिए कौन सा जिला यहाँ पर फेमस है और उसका उत्पादन का एरिया यहाँ पर कैसा है। दूसरी तरफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगातार यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर के उनसे संबंधित प्रश्नों की स्थिति, हवाई अड्डे और संचार को लेकर भी आपके प्रश्न आते रहते हैं। आज हम इस टॉपिक में इन सभी यहाँ पर टॉपिक्स को रिवीजन करेंगे और देखेंगे यहाँ पर इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। साथ ही साथ हम यहाँ पर मैप स्टडी भी यहाँ पर ज्योग्राफी की करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के खनिज को देखेंगे। खनिज के बारे में अगर हम देखें, यूपी का जो यहाँ पर आपको एक कहानी हमें यहाँ पे समझ में आती है वो क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश जो है अन्य राज्यों की तुलना में निर्धन है और यहाँ पे खनिज जो है हिमालय के विभिन्न अंचलों, दक्षिण के मूल रूप से पठारों में आपको देखने को मिलता है। जो ज्यादातर जो हिस्सा है वो भी आपको पठारी हिस्सा है, वहां पर आपको खनिज ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल जो आपको देखा जाए, जो पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको है, जो पठारी एरिया है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जो ये निचला हिस्सा यूपी का है, यहां पर आपको ज्यादातर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें भी उत्तर प्रदेश खनिज विकास की गति बढ़ाने और खनिज आधारित औद्योगिकरण के लिए खनिज भंडारों की खोज के उद्देश्य से 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना आपको की गई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा, भूतत्व और खनिज निदेशालय उत्तर प्रदेश में स्थापित कब किया गया? 1955। इसी तरह 23 मार्च 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की आपको स्थापना की गई और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2.6% खनिज उत्पादन के साथ देश में यहां पर आपको 10वें स्थान पर आता है। खनिज उत्पादन में यूपी का जो स्थान है वो कौन सा है? 10वां स्थान है। इसी तरह उत्तर प्रदेश पहली खनिज जो नीति लेकर आई 29 दिसंबर 1998 में यहां पर आपको घोषित की गई। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे लगातार पूछा जाता है, जैसे कि कितने जिलों में यहां पर यूपी में के जो खनिज से संसाधन से परिपूर्ण हैं, तो यहां पे देखिए 10 जिले हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, बांदा और ललितपुर जो है वो खनिज बहुलता मूल रूप से देखने को मिलती है। इसी तरह चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश जो है देश में दूसरा स्थान रखता है। वहीं उत्तर प्रदेश कोयले की प्राप्ति जो है सिंगरौली, सोनभद्र क्षेत्र से आपको प्राप्त होती है। तो चूना उत्पादन में यूपी का सेकंड स्थान है, कोयला उत्पादन भी यूपी में होता है और वो है सिंगरौली से। और मिर्जापुर के बांसी, मकरी खो क्षेत्र से यहाँ पर प्लास्टिक फायर क्ले इत्यादि आपको प्राप्त होती है। अब चलिए एक एक करके यहाँ पर आपको इन सारी कह सकते हैं तथ्यों की जो जानकारी है वो हम यहाँ पर डिटेल से देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पे खनिज हैं और ये इनकी क्या विशेषता है, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले चूना पत्थर। चूना पत्थर देखें तो मिर्जापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में उच्च कोट का चूना यहाँ पर पाया जाता है और इसका उपयोग मिर्जापुर में स्थित चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों में यहाँ पर मूल रूप से होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एरिया आपका मिर्जापुर का और यहाँ पर आपको पाया जा रहा है चूना की सबसे अच्छी यहाँ पर मात्राएं। इसी तरीके से डोलेमाइट देखा जाए तो ये भी आपको मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र मिलता है और इसका उपयोग इस्पात उद्योग के निस्सरण और रेफ्रिजरेटर में यहाँ पर होता है। तो कई बार एक क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक कौन से खनिज का प्रयोग किस में होता है, तो ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा। तो डोलेमाइट का प्रयोग यहाँ पर देखा है तो ठंडे उत्पादों के रेफ्रिजरेटर, निस्सरण उद्योगों, इस्पात उद्योग में होता है। बांदा में भी देखा है तो डोलोमाइट आपका पाया जाता है जो कि इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि बनाने में यहाँ पर किया जाता है। तो दो क्षेत्र यहाँ पर है, मिर्जापुर है और मिर्जापुर के साथ साथ जो दूसरा एरिया यहाँ पर आपको देखिए वो है आपका बांदा, यहाँ पर भी आपको डोलेमाइट मिलेगा। तीसरा यहाँ पे बॉक्साइट है, बांदा और वाराणसी जिलों में मिलता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम इससे बनाया जाता है और इसका उपयोग मिर्जापुर में स्थित यहाँ पे रेणुकूट फैक्ट्री में आपको किया जाता है। तो दो जिले हैं, बांदा तो हमने देख लिया। बांदा के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए मिर्जापुर के पास यहाँ पर एक वाराणसी जिला है जहां पर मूल रूप से आपको बॉक्साइट मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको चूना पत्थर जो है आपको शारदा, रामगंगा नदियों के रेत से भी मिलता है। इसका उपयोग कांच उद्योग और आभूषण बनाने, औषधियों बनाने आदि में आपको किया जाएगा। तो रामगंगा नदियों पर भी इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। चलिए अगला इसमें है हीरा। हीरा देखिए कहां पाया जाता है, बांदा जिले में है। मिर्जापुर के जंगलों में यहां पर देखा है तो मूल रूप से आपके हीरे की प्राप्ति होती है।
कोयला का उत्पादन सोनभद्र जिले में निचले गोंडवाना पत्थरों से यहाँ पर होता है। और मिर्जापुर जिले में देखा जाए तो सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खुदाई का कार्य किया गया है और कोयले का उपयोग जो है वो ओबरा ताप विद्युत गृह में यहाँ पर आपको किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरा का जो है वो आपको बांदा में आपको पाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे कोयला का भी उत्पादन जो है वो आपको सोनभद्र, तो कोयला और हीरा सोनभद्र से यहाँ पर आपको देख सकते हैं कोयला है और बांदा में यहाँ पर देखा जाए तो आपको हीरा भी पाया जाता है। तांबे के भंडार यूपी में कहां पाए जाते हैं? तो तांबा जो है ललितपुर जिले में सोनराई क्षेत्र में यहां पर आपको मिलता है और इसमें मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों के रूप में यहां पर इनकी यहां पर प्राप्ति होती है और ये विद्युत के उत्तम कुचालक के रूप में यहां पर आपको तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये है आपका ललितपुर जिला। ललितपुर जिला जो कि यहां पर देखा है तो एमपी से तीनों तरफ से आपको घिरा हुआ है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद आता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट देखा है इसका भंडार आपको है कि भोई, तुरमाला, मसराना, मालदेवता, चमसारी में यहाँ पे पाया जाता है। बांदा में इसके भंडार हैं और उर्वरक और अम्लीय यहाँ पर देखा जाए उत्पादों के बनाने के संदर्भ में इसका प्रयोग यहाँ पर मूल रूप से किया जा रहा है। तो बांदा में भी देखा जाए तो इसका भी यहाँ पर उत्पाद मिल रहा है रॉक फॉस्फेट का। फिर संगमरमर। संगमरमर देखा है तो मिर्जापुर जिले में है। ताजमहल के निर्माण में यहाँ के पत्थरों का उपयोग किया गया है, तो ये आपको फिर से देखें तो मिर्जापुर यहाँ पे चर्चा का विषय बनता है। इसके बाद कांच बालू। कांच बालू देखिए कहां से मिल रही है। कांच बालू आप देखें तो उत्पादन में उत्तर प्रदेश यहाँ पर कांच बालू के उत्पादन में ध्यान रखिएगा यूपी यहाँ पर अग्रणी राज्यों में आता है। इसके बाद भूगर्भवेत्ताओं के मुताबिक यहाँ पर बालू का जो 10 करोड़ टन से भी अधिक यहाँ पे भंडार है और इसका उत्पादन जो है चकिया क्षेत्र वाराणसी, मुंडारी बाला बहेड़ झांसी, प्रयागराज, बांदा जिलों में स्फुटिक कूटकर उद्योग के योग्य है और कांच बनाने योग्य बालू वाराणसी, आगरा, प्रयागराज के निकट गंगा और यमुना नदी से यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। तो मूल रूप से यहाँ पर आप देखिए प्रयागराज, वाराणसी यहाँ पर ये जो जिले हैं, इसके अलावा आपको इसमें आगरा भी आपको आता है और झांसी भी है। आगरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, और झांसी यहाँ पर है आपका। तो ये आगरा हो गया, झांसी हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया। यहाँ से आपको देखा जाए तो कांच बालू के उपयोग के लिए आपको बालू मिल जाती है। इसके बाद आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस भी आपको मिर्जापुर जिले से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग और विद्युत उपकरणों में किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मिर्जापुर देखिए चर्चा का विषय बन गया। तो देखिए कोई भी जो है खनिज कहाँ पाए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में हैं, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि आपको किस उद्योग में प्रयोग होते हैं। खनिजों को लेकर के मूल क्वेश्चन बस इतना ही यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट देखिए यहाँ पर झांसी, हमीरपुर जिले में पाया जाता है और इसका उपयोग ताप से सिरेमिक तथा कीटनाशक इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसी तरीके से तो पायरोफिलाइट देख सकते हैं, झांसी है, यहाँ पे हमने देख लिया है, इसके साथ साथ हमीरपुर है। इसके बाद अगला इसमें देखिए पायरोफिलाइट के बाद पोटास लवण है। पोटास लवण जिसका उत्पादन कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद और वाराणसी इत्यादि में यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर पूरी जो जानकारी है वो हमने इसमें देख ली है। अगला टॉपिक यहां पर देखें, अगर इसमें देखिए इमारती पत्थर हैं, ठीक है। इमारती पत्थर देखें तो आपको मिर्जापुर में है और चुनार में चूने के पत्थर इत्यादि मिलते हैं। कंकड़ जो है समुद्र संपूर्ण मैदानी भाग में पाए जाते हैं। सड़क निर्माण और सीमेंट उद्योग इसमें प्रयोग होता है। पायराइट्स देखें तो मिर्जापुर जिले मिलते हैं। सेल कड़ी को देखें तो यहाँ पर आपको झांसी, हमीरपुर जिले मिलता है। और इस तरीके से देखा जाए तो खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश के एक निम्न श्रेणी राज्य है और विंध्याचल की यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, हिमालय श्रेणी में, कुछ नदी घाटियों में कुछ खनिज और उप खनिज इत्यादि आपको मूल रूप से देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की खोज करके उसको विकसित करने और उस पर आधारित उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से भूतत्व खनिज करना निदेशालय की स्थापना 1955 में कर चुका है और साथ ही 1974 में देखा जाए तो इन्होंने अपना एक उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की और खनिज भंडारों को विकसित कर रहा है और उससे संबंधित आधारित उद्योगों की ये इनके द्वारा यहाँ पर आपको स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों को लेकर के हमने यहाँ पर देखा कहाँ पर क्या स्थिति है। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं कि
एक ही जिले में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं और उनको लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो चलिए देखते हैं किस जिले में कितने कितने प्रकार के आपको खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको सोनभद्र से एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सोनभद्र देखिए, सोनभद्र सबसे यहां पर आपको देखिए एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से आप सीमा साझा करता है, ये भी आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से यहां पर देखा जाए आपको खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें आपको डोलोमाइट है, संगमरमर है, चूना पत्थर है और कोयला है। ये सारे के सारे जो हैं आपको पदार्थ जो हैं वो सोनभद्र में मिलते हैं। इसी तरीके से दूसरा यहां पर देखिए मिर्जापुर है, इसी के ऊपर यहां पर आपको सटा हुआ जिला है। मिर्जापुर में देखिए तो आपको एंडोलोसाइट, पाइराइट, इमारती पत्थर जिसे हम सैंडस्टोन कहते हैं, हीरा जो कि इसके जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, फायर क्ले है और डोलोमाइट, ये सारे के सारे उत्पाद जो हैं वो आपको कहां पाए जाते हैं, मिर्जापुर में। इसी तरीके से इसी का दोनों का मिर्जापुर सोनभद्र से लगता हुआ जिला है चंदौली। चंदौली में यहां पे देखा जाए तो आपको बॉक्साइट, कांच बालू और पोटास लवण यहां पर आपको पाए जाने वाले खनिज हैं। अब यहीं पे देखिए मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र से ऊपर यहां पर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहां आपको वाराणसी है। वाराणसी में देखिए तो आपको मैग्नेसाइट और बॉक्साइट के यहां पर आपको उत्पाद मिल जाएंगे। मिर्जापुर से सटा हुआ जिला यहां पर फिर आप देखें तो प्रयागराज है। प्रयागराज में देखें तो कांच बालू और पोटास लवण आपको देखने को मिल जाएगा। प्रयागराज से सटा हुआ अगला जो जिला है वो चित्रकूट है। चित्रकूट में यहां पर आप देखिए तो कांच बालू जो है वो बरगढ़ से यहां पर आपको मिलते हैं। चित्रकूट से लगा हुआ जिला ही है उसका यहां पर देखिए तो बांदा है। बांदा में देखिए तो यहां पर आपको कई सारे उत्पाद देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको हीरा हो गया, डोलोमाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, बेस मेटल्स हो गए, रॉक फॉस्फेट हो गए और मैग्नेसाइट हो गए। इसके बाद बांदा से ही अगला यहां पे लगा हुआ आपको जिला आपको देखने को मिलता है महोबा। और महोबा में अगर हम देखें तो आपको डायस्पोर और पायरोफिलाइट यहां पर आपको उत्पाद मिल जाता है। महोबा से आप थोड़ा सा अगले इसके जिला जो लगता है वो है झांसी। झांसी में देखिए तो आपको कांच बालू, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, पोटास, सेल खड़ी, एस्बेस्टस और जिप्सम इत्यादि यहां पर मिलती है। इसी तरीके से झांसी से दोनों साइड यहां पर 2 जिले लगते हैं। एक यहां पर आप देखिए तो हमीरपुर लगता है। हमीरपुर में देखें तो आपको पायरोफिलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर और सेल खड़ी मिलती है। तो वहीं पर इसके निचले साइड यानी कि ललितपुर में अगर आप देखें तो तांबा, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफिलाइट और डायस्पोर यहां पर आपको उत्पाद मिलते हैं। इसमें से यूरेनियम को लेकर एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपको ललितपुर जिले से यहां पर आपको पाया जाता है। तो यहां पर हमने देखा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज और उससे संबंधित यहां पर आपको जिले और वहां पर उसके संबंधित कौन से एक जिले में कितने प्रकार के उत्पाद पाए जाते हैं, साथ ही इन खनिजों का उपयोग कैसे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति इत्यादि को लेकर हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक यहां पर आएगा उत्तर प्रदेश के संचार और परिवहन को देखेंगे और उसके साथ साथ उसका मैप भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद परिवहन के बारे में जो टॉपिक है वो भी देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खनन को निर्धारित करने को लेकर दिशा निर्देशन तय की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की खनन नीति 2017 यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी की गई है। इस खनन नीति के कुछ प्रमुख पहलू हैं जिसको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रथम खनिज नीति की घोषणा की गई थी वो 29 दिसंबर 1998 में की गई थी और जिसमें खनिज विकास को उद्योग का एक दर्जा यहाँ पे प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 12 जिले हैं जो खनिज बहुल घोषित किए गए हैं यूपी में, जिसमें यहाँ पर मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, चंदौली यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें सर्वाधिक हैं। मतलब कि जो खनिज बहुल इलाके हैं। वही खनिज संचित भंडारों में जो सबसे ज़्यादा जो खनिज भंडारों के संचयन की बात यहाँ पर है उसमें मिर्ज़ापुर यहाँ पर आपको पहले स्थान पर है। खनन नीति 2017 को यहाँ पर एक बार फिर से सरकार के द्वारा एक नई खनन नीति यहाँ पे प्रस्तुत की गई 2017 में, और इसके जो प्रमुख पहलू हैं जैसे कि इसमें जो ध्यान दिया गया है कि सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त आधारित सुदृढ़ पारदर्शी उत्तर प्रदेश खनन नीति यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसे 30/2017 को यहाँ पर आपको घोषित की गई है। खनन नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं इसमें खनिजों के भंडारण करना है, लेकिन खनिजों के भंडारण के साथ साथ देखिए पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जो खनन के दौरान उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का यहाँ पर एक संतुलन बनाए रखा जाए। खनिज संसाधन जो है उससे राजस्व की प्राप्ति भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में होती है। तो राजस्व प्राप्ति के अंश में 1.85 को बढ़ा करके यहाँ पर 5 वर्षों में से 3% किया गया है। अवैध खनन को यहाँ पर देखा है पूरी तरीके से नियंत्रण, अवैध खनन को कह सकते हैं कि पूरी तरह समाप्त करने का एक यहाँ पर इरादा रखा गया है।
और रोजगार के अवसरों को यहाँ पे बढ़ाना है, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है। वहीं खनिजों के वैज्ञानिक विकास से तकनीकी ज्ञान सुविधाएं और परामर्श भी इसमें उपलब्ध कराना शामिल किया गया है। सूचना आंकड़ों को उपलब्ध कराना, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता के विकास को भी इसमें यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों के अन्वेषण में तीव्रता और पारदर्शिता लाना तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना यहाँ पर उत्तर प्रदेश की खनन नीति 2017 के यहाँ पे कुछ प्रमुख पहलू हैं। तो ये हो गया खनन से संबंधित। अब आइए यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनसंचार को लेकर किस तरीके की यहाँ पर पहल की गई है और उत्तर प्रदेश में जनसंचार परिवहन व्यवस्था यहाँ पर कैसी देखने को मिलती है। सबसे पहले इसमें अगर हम देखें, परिवहन के साधनों के प्रयोग और यात्रियों के उपयोगी वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए यहाँ पर आपको परिवहन की आवश्यकता होती है। संचार वहीं देखा जाए तो साधन संदेशों और विचारों को यहाँ पर प्रसारित करने के लिए आपको आवश्यक होते हैं और दोनों के यहाँ पर वर्तमान किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे अहम पहलू हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे परिवहन के मुख्य साधन के तौर पर 3 है यहाँ पर, सड़क, रेल और वायु। एक गौण साधन यहाँ पर जल भी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सड़क परिवहन जो है सभी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको फैला हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देता है और इसके विकास पर यहाँ पर ज़्यादा अधिक बल भी आपको दिया हुआ है। सड़क परिवहन के संदर्भ में चलिए हम अब एक एक करके इन सभी परिवहन, सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, इनके बारे में देखते हैं क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंस पहलू। सबसे पहले सड़क पहलू। उत्तर प्रदेश में लगभग 28.37 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है और भारत में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कें यहाँ पर इसमें आपको सम्मिलित हैं। ये आप देख सकते हैं जो यूपी में सड़क मार्गों की एक पूरी की पूरी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आप ऐसा कोई भी क्षेत्र यहाँ पर नहीं है जो सड़क मार्गों से यहाँ पर आपको जाता हो या वहाँ पर सड़क मार्ग आपको फैले ना हुए हों। तो यहाँ पर इसका एक विस्तार आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में भी देखेंगे। वर्तमान में देखा उत्तर प्रदेश के कुल यातायात में 70% से अधिक जो भागीदारी है वो सड़क परिवहन की है, अर्थात 4 परिवहन में सर्वाधिक जो डोमिनेटिंग है वो है सड़क परिवहन, 70% है। सड़कों की सक्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को हम 4 वर्गों में यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला यहाँ पर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको आप इंग्लिश में नेशनल हाईवेज कहते हैं, एक राज्य को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का यहाँ पर काम जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जून 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो करीब 8,711 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH2 है, जो कि 752 किलोमीटर लंबा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग NH के विकास, प्रबंधन और निगरानी के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार उत्तरदायी है और इसके प्राथमिक सड़क तंत्र के अंतर्गत इसके निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर आता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा है। इसके बाद उसकी जानकारी हो गई, उसके तथ्यात्मक चीज़ें हमने समझ ली। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक्सप्रेस वेज यहाँ पर काफ़ी सारे बनाए जा रहे हैं और इसको लेकर के यहाँ पर लगातार आप चर्चा का विषय भी बना रहता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख एक्सप्रेस वेज। एक्सप्रेस देखें, राजमार्ग 6 लेन में पक्के सड़क मार्ग होते हैं और प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे जो है 2003-04 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यहाँ पर बनाया गया। राज्य सरकार के द्वारा 27 दिसंबर 2007 को एक्सप्रेस राजमार्गों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस और औद्योगिक विकास प्राधिकरण का भी यहाँ पर आपको गठन किया गया है। इसमें देखा जाए जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना है, जिसे हम ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, नोएडा से आगरा तक है। टोटल लंबाई 165 किलोमीटर लंबी यहाँ पर परियोजना है। इसका जो निर्माण किया है वो लोक निजी सहभागिता के आधार पर किया गया है, यानी कि PPP मॉडल पे। 6 लेन वाली यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे है और जिस कह सकते हैं कि तकनीकी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर PPP मॉडल जो अपनाया गया है वो है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी कि BOT के आधार पर यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। अगस्त 2012 से आम जनता के लिए इसे खोला गया है और यमुना एक्सप्रेसवे यानी कि ताज एक्सप्रेसवे से देखा जाए तो ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले होकर यहाँ पर आपको गुजरती है, अर्थात इन क्षेत्रों से होकर यहाँ पर ये आपको जोड़ने का काम करती है। 2015 में इंडियन एयरफोर्स के विमान मिराज 2000 की लैंडिंग भी देखा जाए इस एक्सप्रेसवे पर कराई गई है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मिराज की लैंडिंग किस एक्सप्रेसवे पर कराई गई। दूसरा यहाँ पर देखा जाए अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे देखा जाए अपर गंगा के दाएं तट पर लोक निजी सहभागिता के आधार पर नोएडा से हरिद्वार तक यहाँ पर इसको बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया है। ये 8 लेन वाले राजमार्ग में 5 लिंक एक्सप्रेसवे यहाँ पर जोड़े जाएंगे और
इस एक्सप्रेसवे में देखा जाए प्रदेश की कुल लंबाई जो है 216 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे 216 किलोमीटर लंबा होगा। इसके साथ साथ 149 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और 65 किलोमीटर के यहाँ पे दो जो होते हैं, इसमें लिंक एक्सप्रेसवे भी शामिल होंगे। साथ ही राज्य सरकार की योजना राजमार्ग को गाजियाबाद के समीप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की यहाँ पर है। इसके बाद अगला एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसके बारे में देखिए तो 12 मई 2016 को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पैकेज 2 को स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ पर देखा है इसमें कुल 82 किलोमीटर का यहाँ पर मार्ग होगा और इसके अंतर्गत 27.74 किलोमीटर का विकास 14 लेन के तहत और शेष 6 लेन के अंतर्गत यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को 4 भागों में निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी बॉर्डर से डासना से हापुड़ और हापुड़ से यहाँ पर मेरठ में विभाजित किया गया है। और देखा जाए तो मई 2018 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज का उद्घाटन किया गया और यह पहला एक्सप्रेसवे है जिसके साथ साइकिल ट्रैक का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो ये अपनी एक तरीके के अलग यहाँ पे खासियत लिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे को लखनऊ और आगरा की दूरी को काफ़ी कम किया गया है। देखा जाए टोटल यहाँ पर ये 6 लेन का चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा। उद्घाटन 2016 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किया गया और ये आगरा लखनऊ को सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, हरदोई इत्यादि नगरों को, जिलों को यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। इस एक्सप्रेसवे पर 21 नवंबर 2016 को लड़ाकू विमान विराज की लैंडिंग कराई गई और इसका उद्देश्य था युद्ध इत्यादि के समय हवाई अड्डों को बंद होने की स्थिति में ऐसे विमान को लैंडिंग की वैकल्पिक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराना। ये 3.3 किलोमीटर हवाई पट्टी भी यहाँ पर आपको तैयार की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए राज्य राजमार्गों की, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। अब राज्य राजमार्ग क्या होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनको हम राज्य राजमार्ग की यहाँ पर संज्ञा देते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेशों में इन राजमार्गों की व्यवस्था और निर्माण का कार्य होती है सार्वजनिक विभाग के द्वारा के पास होती है। लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में इस राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो करीब 7202 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए जिला मार्ग आता है और फिर हम यहाँ पर रेल परिवहन के बारे में भी देखते हैं। जिला मार्ग क्या होते हैं? जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले जो होते हैं उन्हें हम जिला मार्ग कहते हैं। और इन सड़कों को यहाँ पर देखा जाए कि व्यवस्था दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिला परिषद के द्वारा यहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है। लोक निर्माण विभाग के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में जिला मार्गों की वर्तमान जो है लंबाई वो है 55,062 किलोमीटर जो है वो जिला मार्ग है। उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम आज़ादी से पूर्व राज्य में सड़क परिवहन सेवाओं का विकास करने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन का भी गठन किया गया था और 15 मई 1947 को राज्य में पहली बस सेवा की शुरुआत लखनऊ से बाराबंकी के लिए की गई। राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का यहाँ पे गठन किया गया। मुख्यालय निगम का लखनऊ में है, उसकी केंद्रीय कार्यशाला प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कानपुर में है। तो ये तो हो गया यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कानपुर और लखनऊ जो है यहाँ पर आपको इनका मुख्यालय है और साथ ही साथ यहाँ पे कानपुर में आप देखें तो यहाँ पर इनकी संरचना है। बाकी आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों की यहाँ पे संख्या है, जो नेशनल हाईवेज यहाँ पर गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये जो भी यहाँ पे ये आपको इस कलर के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की गई है या फिर मेजर रोड्स की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। यहाँ पे आपको संख्या जो है यहाँ पे आप देखेंगे इनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों की यहाँ पे कहानी कहते हैं। तो यूपी को पूरा आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई आपको विस्तृत है। अब अगला यहाँ पर है रेल परिवहन के बारे में देखते हैं, ठीक है। रेल परिवहन को लेकर के हम अगर इनका रेल परिवहन का भी मैप देख लेते हैं
ये देखिए, ये आपका रेल नेटवर्क है जो यूपी का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरी जो संरचना है यूपी को, जैसे सड़क परिवहन देखने को मिलता है, यूपी में आपको रेल परिवहन भी है जो काफ़ी यहाँ पर आपको फैला हुआ है। इसके बारे में भी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, इसको लेकर भी आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। रेल परिवहन कैसा है, इससे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी। राज्य में रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है वो करीब 9167 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन जो आता है कि राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो मार्च 1867 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। कुल रेल पथ नेटवर्क में देश उत्तर प्रदेश देखा जाए तो आपको प्रथम स्थान पर है, सड़क में दूसरे नंबर पे आता है और रेल नेटवर्क में यूपी जो है पहले स्थान पर है। राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है, लखनऊ है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1926 में। इसी तरह राज्य में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह, जिसे हम वाराणसी में है, की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पर रखा गया था। तो मडुआडीह में क्या होता है, डीजल लोकोमोटिव इंजन का यहाँ पर निर्माण होता है। इसके अलावा केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना वर्ष 1985 में प्रयागराज में की गई। इसी तरह वर्ष 1994-95 में लखनऊ और दिल्ली के मध्य संचालित शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे के द्वारा सर्वप्रथम देखा जाए तो आपको लश्कर व्हील्स सुविधा यहाँ पर आपको प्रदान की गई। इसके अलावा देश की प्रथम हमसफर ट्रेन का परिचालन 16 दिसंबर 2016 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर किया गया। यह रेलगाड़ी देखा है आनंद विहार दिल्ली से गोरखपुर के मध्य यहाँ पे संचालित होती है। इसी के साथ साथ भारत की सर्वाधिक लंबी जो रेलगाड़ी है 26 कोचों वाली, वो है प्रयागराज एक्सप्रेस। यह रेलगाड़ी नई दिल्ली से प्रयागराज के मध्य यहाँ पे प्रतिदिन संचालित होती है। इसी तरीके से भारत सहित एशिया में सबसे बड़ा जो बिजली लोको शेड दीनदयाल उपाध्याय नगर में यहाँ पर आपको उपस्थित है। दीनदयाल उपाध्याय नगर में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यहाँ पर आपको यार्ड का निर्माण किया गया है। इसी तरह देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना जो है रायबरेली के लालगंज में की गई है। वहीं राज्य में रेलवे संग्रहालय जो है वो वाराणसी में आपको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे तथ्यात्मक जो जानकारी है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। रेलवे सुरक्षा उद्योग की स्थापना 1961 में की गई। आयोग का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। राज्य में लोको कारखाना लखनऊ इज्जत नगर में है और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में, जिसकी लंबाई करीब 1366.40 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये सारे जो तथ्यात्मक जो जानकारी हैं वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगले देखिए यहाँ पे वायु परिवहन है और वायु परिवहन के साथ साथ यहाँ पर आपको कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो वायु परिवहन व्यवस्था में वायु परिवहन देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण स्थान है। यूपी में करीब 46 हवाई पट्टियां हैं। 16 राज्य सरकार की, 8 वायुसेना की, शेष केंद्र सरकार के अधीन है। प्रयागराज में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली के फुर्सतगंज में। इसी तरह राज्य में देखा जाए तो लखनऊ और वाराणसी जो हैं, हवाई अड्डे बाबतपुर से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ पर संचालित होती हैं। इसी तरह राज्य में मेरठ, अलीगढ़, सैफई, इटावा में फ्लाइंग स्कूल बनाए गए हैं। आगरा की बात करें तो यहाँ पर नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। वहीं केंद्र सरकार की उड़े देश के आम नागरिक योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 12 शहरों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। कौन कौन से शहर हैं? तो आगरा, कानपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, झांसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, श्रावस्ती, सोनभद्र यहाँ पर आपको शामिल है। तो इस तरीके से तथ्यात्मक जो जानकारी है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियों के साथ साथ तो ये जो जानकारी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे जो अन्य जो घटनाक्रम हैं वो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। किसमें कौन से यहाँ पर शहर है, क्या से कौन सी चीज़ें, जो तथ्यात्मक जो जानकारी हमने यहाँ पर देखी, इन्हें रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। रिवीजन जितना करोगे उतना ही यहाँ पर आप बेहतर होते जाते हैं। एक काम और भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैप का यूज़ करना। ये मैप का यूज़ करना, जैसे कि हमने अभी यही जो जानकारी यहाँ पर आपको हासिल की है, आप यूपी का एक ब्लैंक मैप ले सकते हैं और उस ब्लैंक मैप में इस जानकारी, जैसे कि देश का तीसरे रेल कोच कारखाने का है, तो रेल कोच कारखाने जो भी हैं, जैसे कि रायबरेली है, आपका वाराणसी है, तो आप उनको इंगित करके कलर से उनको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन जो है पहले संचालित की गई उसको एक कलर से आप दिखा सकते हैं और इससे जो जानकारी है वो आपको हमेशा याद भी रह सकती है। तो आप इस तथ्यात्मक इस डेटा को, इस ट्रिक को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए लास्ट में मैं आपको एक और यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, और वो है कि चलिए यहाँ पे देखेंगे हम कुछ अभी तक कितने कितने यहाँ पर अब तक अंतर्राष्ट्रीय और या राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हवाई अड्डे यूपी में है। तो यहाँ पर आप देखें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि लखनऊ में है, ये सिविल यहाँ पर प्रबंधन के अंतर्गत आता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी में है, सिविल के अंतर्गत आता है। ताज भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो ग्रेटर नोएडा में सिविल में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है, भारतीय वायुसेना का है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है, भारतीय वायुसेना का है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, ये भी भारतीय वायुसेना का है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, ये भी भारतीय वायुसेना का है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो कि रायबरेली में है, ये भी सिविल है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, भारतीय वायुसेना का है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, भारतीय वायुसेना का है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, भारतीय वायुसेना का है। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है, भारतीय वायुसेना का है। और कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर में है, सिविल है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये भी देखा निर्माणाधीन मेरठ में हवाई पट्टी है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन कुशीनगर सिविल है। और जेवर हवाई अड्डा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध नगर कार्गो है। इसके अलावा अयोध्या में भी देखिए यहाँ पर आपको हवाई अड्डा बन गया है जो कि यहाँ पे सिविल है। तो इस तरीके से आपको ये सारे हवाई अड्डे यूपी में कौन से हैं, कितने सिविल हैं, कितने कौन से यहाँ पे किसके प्रबंधन में, टोटल हवाई अड्डे कितने, उनकी संख्या क्या है वो आपको पता है। इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है वो भी हमने देख लिया। रोड नेटवर्क की स्थिति, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग और टोटल कितना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे देखिए ये 2017 का यहाँ पर आपको डेटा है, 2018 का भी डेटा यहाँ पर हमारे पास है। 2017 तक देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7,633 थे जो बढ़कर 10,981 हो गए हैं, और वर्तमान जो स्थिति है वो 11,384 हो गई है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या वर्तमान में 11,384 है। राज्य मार्ग किलोमीटर में हम यहाँ पे वर्तमान स्थिति को देखें 6,859 किलोमीटर है। प्रमुख जिला मार्ग देखा जाए तो इनकी संख्या 4,388 वर्ग किलोमीटर है। अन्य जिला मार्गों को हम मिला दें तो इनका संख्या 49,138 किलोमीटर है। ग्रामीण मार्ग देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,75,435 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल यहाँ पर सड़क नेटवर्क, रोड नेटवर्क की यूपी में हम बात करते हैं तो 2,50,206 किलोमीटर यहाँ पर आपको रोड नेटवर्क आपका यूपी का इस समय है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित भूगोल में आज हमने यहाँ पर परिवहन देख लिया, संचार भी देख लिया, और साथ ही किस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर आपको हुई है, खनिजों की क्या स्थिति है वो भी हमने देख लिया। मैप के माध्यम से इनको अगर आप रिवाइज जैसे मैंने आपको कहा अगर करेंगे तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद भी रहेंगी और इन्हें आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं। आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।